तो लास्ट के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? लास्ट के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा जावा फंडामेंटल के बारे में। जावा फंडामेंटल से रिलेटेड कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, वेरिएबल हो गया और डेटा टाइप, यहाँ तक की चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। एक बार ओवरव्यू में थोड़ा सा देता हूँ आप लोगों को। जहाँ तक कीवर्ड की बात है, मैंने बताया था कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड हुज मीनिंग इज ऑलरेडी रिजर्व इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा के अंदर अप्रॉक्स 52 प्लस कीवर्ड हैं जिनकी मीनिंग ऑलरेडी रिजर्व है, और सारे कीवर्ड्स जो है जावा के अंदर स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। कीवर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा होता है आइडेंटिफायर। तो कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कराने वाले वर्ड्स जो होते हैं दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। So identifiers are those things which are used to identify the name of class, name of method, name of variable, name of data type। यानी किसी भी चीज़ का जो नाम होता है that is nothing but an identifier। आइडेंटिफायर्स को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं और कुछ कन्वेंशंस होते हैं जो मैंने आपको फर्दर डिस्कस कर लिया है। देन अगला चीज़ मैंने आपको बताया था वेरिएबल। वेरिएबल आर द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। बेसिकली वेरिएबल तीन टाइप के होते हैं, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया था कि वो वेरिएबल होते हैं जो किसी मेथड या किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन करे जाते हैं, राइट। बाकी डेटा टाइप के बारे में भी थोड़ा सा मैंने शायद ओवरव्यू आपको बताया था। डेटा टाइप के बारे में बता दिया था कि डेटा टाइप वो कंसेप्ट होता है जो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप, साइज और उसका रेंज बताता है, राइट। तो इतना चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया था, और डेटा टाइप से किस डेटा का क्या टाइप होता है, क्या साइज होता है, ये भी थोड़ा सा मैंने एक ओवरव्यू दे दिया था। तो चलिए वहीं पे आते हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं। तो ये सब देखिए कीवर्ड से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। ये आइडेंटिफायर हो गया। ये सारा पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में मतलब अवेलेबल हैं। मेरा आवाज़ आ रहा है ना आप लोगों को? सुनाई दे रहा है ना? बढ़िया। हाँ जी जी सर, यस सर, क्लियर आ रहा है। ठीक है। तो ये देखिए वेरिएबल से रिलेटेड टाइप्स है और उसके बाद डेटा टाइप। तो मैंने डेटा टाइप के बारे में बताया था, ठीक है। तो मैंने प्रीतम से पूछा था कि वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, तो शायद वो डेटा टाइप से रिलेटेड चीज़ें बताने लगे थे। नहीं, डेटा टाइप अलग चीज़ होता है, वेरिएबल अलग होता है, जिनका अपना अपना यूज़ है। डेटा टाइप किसी वेरिएबल का टाइप, उसका साइज और उसका रेंज बताता है। डेटा टाइप ना हो तो प्रोग्रामिंग में कोई भी वेरिएबल का टाइप आप नहीं बता पाओगे। वेरिएबल का टाइप और उसका साइज और उसका रेंज बताने के लिए हमें डेटा टाइप का यूज करना होता है, ठीक है। तो हमारे फंडामेंटल्स में कीवर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, डेटा टाइप, इतनी सारी चीज़ें हो गई। और जो डेटा टाइप है, इन डेटा टाइप्स में हमारे पास टोटल जो डेटा टाइप है मेनली दो तरह से होता है, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। हाँ, मैंने डेटा टाइप की वेरिएबल की टाइप पूछे थे, समझे। प्रीतम से मैंने वेरिएबल के टाइप पूछे थे, तो उन्होंने बताया कि एक प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है। तो वेरिएबल का टाइप प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव नहीं होता, डेटा टाइप का टाइप जो होता है बेसिकली प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होता है, ठीक है, समझे प्रीतम। म्यूट कर दिए थे मैंने आपको, अनम्यूट कर लेना। हाँ जी, आवाज आ रही है प्रीतम जी या नहीं हो आप कॉल में? जी सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सो अब चलिए, अब आप बता दीजिए प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, इससे आप क्या समझते हो? प्रिमिटिव डेटा टाइप किसे बोलते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप किसे बोलते हैं? सर प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे सर वो पहले से मतलब कि फिक्स होता है सर, फिक्स। और नॉन प्रिमिटिव जो होता है सर वो यूजर डिफाइंड होता है सर। जैसे कि सर हम देते हैं एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया सर, ये सब सर हम देते हैं सर। प्रिमिटिव डेटा टाइप सर कि इनबिल्ट होता है सर, जैसे कि सर इंट, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सब होता है। हाँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का ये डेफिनेशन है, इसे ऐसे ही बोल सकते हो कि primitive data types are those data types whose type, size and range is already defined by the language।
तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड प्रिमिटिव या प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब जो लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइंड हो, जिस पर्टिकुलर डेटा का टाइप, साइज और रेंज लैंग्वेज ने पहले से बता के रखा हो, दैट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप। एंड नॉन प्रिमिटिव का मतलब जो होता है जो यूजर डिफाइन होता है, जिसमें हम टाइप, साइज और रेंज जो है खुद हम बताते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल नोटपैड ओपन किया मैंने। अब देखिए मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके बाद ऐसे लिखा मैंने इंट एक्स करके मैंने एक वेरिएबल बनाया। तो सबको पता है कि जी एक्स एक वेरिएबल है और उसका टाइप है इंट, देखने में पता चल रहा है, दैट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप। एक्स इज अ वेरिएबल हुज टाइप इज इंट, तो एक्स जो है इंटीजर टाइप का डेटा संभाल के रखेगा। और इंट का साइज कितना होता है, क्योंकि हर डेटा का अपना, हर डेटा टाइप के जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनका साइज फिक्स होता है। जैसे मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में बताता हूँ, इंटीजर में बेसिकली 4 आते हैं, एक आता है बाइट, फिर आता है शॉर्ट, फिर आता है इंट और फिर आता है लॉन्ग। तो इनका साइज फिक्स है ना। तो बाइट का साइज है 1 बाइट, शॉर्ट का है 2 बाइट, ठीक है ना, इंट का है 4 बाइट और उसके बाद लॉन्ग का है 8 बाइट। तो ये साइज सबका फिक्स है ना। और उसके बाद फ्लोटिंग में आता है एक फ्लोट एंड दूसरा आता है डबल, ठीक है। फ्लोटिंग में कौन कौन सा आ गया, फ्लोट आ गया, डबल आ गया। फ्लोट की साइज जो होती है वो होती है 4 बाइट और डबल की साइज जो होती है वो होती है 8 बाइट, ठीक है। बाकी कैरेक्टर की साइज होती है 2 बाइट एंड बुलियन की जो साइज होती है, बुलियन की साइज जो होती है वो होती है 1 बिट, या कहीं कहीं ऐसा भी बताया गया है कि इसकी साइज नॉट एप्लीकेबल है, मतलब डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइन इन जेआरई, ऐसा ही बोला गया है। तो ये कंट्राडिक्टरी पॉइंट है, एक बुलियन जो है उसकी साइज जेआरई में डिफाइंड ही नहीं है। ओके, तो अब ये तो उसकी साइज हो गई। अब सबका अपना एक रेंज भी है कि वो कहाँ से कहाँ तक डेटा रखेंगे, ठीक है। और टाइप तो देख के पता चल रहा है कि बाइट ये है, शॉर्ट ये है, इंट ये है। तो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप इतने हैं टोटल, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव का मतलब समझने से पहले कि जी हमें कब प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करना चाहिए, कब हमें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। हम डायरेक्ट जब कोई चीज़ पढ़ते हैं कि जी प्रिमिटिव डेटा टाइप ये होता है, वेरिएबल ये होता है, कीवर्ड ऐसे है, प्रोग्रामिंग, तो फिर प्रोग्रामिंग में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में मज़ा तभी आता है कि जब पता हो कि सर इसको यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, अगर हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो इसको क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, इसको करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सब पता होना चाहिए आपको, सारा चीज़। देखिए जब हमें कभी किसी डेटा पे अर्थमेटिक मैनिपुलेशंस करना है, डेटा में कुछ कैलकुलेशन करना है, डेटा पे कह सकते हो फर्दर कोई ऑपरेशन करना है, तो उस केस में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप लेके चलते हैं। जब हमारे पास डेटा का टाइप पहले से फिक्स हो और उस पर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन, कैलकुलेशन वगैरह करना चाहते हैं, तो जी प्रिमिटिव डेटा टाइप लेके चलिए। ये प्रिमिटिव का सिंपल सा कैलकुलेशन है। प्रिमिटिव बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए बनाई गई हैं। जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो उनका टाइप, साइज, रेंज, देखो मेन डिफरेंस तो यही है, प्रिमिटिव डेटा टाइप का जो टाइप, साइज और रेंज होता है फिक्स होता है, नॉन प्रिमिटिव का टाइप, साइज, रेंज फिक्स नहीं होता। तो जब आपको पता हो कि जी इस टाइप का डेटा आप संभाल के रखने वाले हो और उस डेटा पे ये ऑपरेशन करने वाले हो, तो यू कैन गो फॉर द प्रिमिटिव। बट आपको जब पता है कि डेटा पे ऑपरेशन नहीं करना है, बस डेटा को होल्ड करके रखना है, तो यू कैन गो फॉर द नॉन प्रिमिटिव डेटा। तो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, जिसमें क्लास हो गया, एरे हो गया, इंटरफेस हो गया, उस डेटा टाइप पे कभी भी अर्थमेटिक मैनिपुलेशंस नहीं करे जा सकते। तो वो डेटा को बस होल्ड करके रखने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक स्ट्रिंग डेटा टाइप भी होता है। जैसे आप कभी भी कोई प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे स्ट्रिंग लिखते हो, स्ट्रिंग नेम, तो ये भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा की कैटेगरी में आता है। स्ट्रिंग एक बेसिकली क्लास है और नेम इसका हमने एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब जैसे मैं मान लो कि किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को कहीं प्रिंट कराने जा रहा हूँ, या यूज़र की इंफॉर्मेशन को मैं प्रिंट कराने जा रहा हूँ। तो यूज़र की इंफॉर्मेशन मतलब कोई मैं वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ, वेबसाइट बना रहा हूँ, वेब सर्विस बना रहा हूँ, तो मैं डेटा कैसे डिफाइन करूँगा कि जी नेम किस टाइप का होना चाहिए। तो मैंने स्ट्रिंग लिया, है ना,
क्यों लिया? इंटीजर भी ले सकता था, क्योंकि देखो इसलिए नहीं कि जी स्ट्रिंग मतलब जो है सब लोग लेते आ रहे हैं इसलिए हम भी ले रहे हैं, है ना? इंटीजर भी ले सकते थे, फ्लोट भी ले सकते थे, लेकिन देखो हमें लग रहा था कि हमें दो यूजर्स के नेम के ऊपर कभी अर्थमेटिक मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि हम दो यूजर्स के नेम को जोड़ के उसको उसमें घटाना या गुणा भाग या उसमें कुछ भी ऐसा काम अर्थमेटिक मैनिपुलेशन करने वाला काम हम नहीं करेंगे, इसीलिए हमने इसे लिया। अच्छा, रही बात अभी मोबाइल नंबर की, तो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का नंबर होता है, तो वो लेकिन नंबर किस में लें सर? तो वो तो हम लॉन्ग में भी ले सकते हैं, हम डबल में भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं उसको हम स्ट्रिंग में लेते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों? क्यों भाई? क्योंकि हमें दो एम्प्लॉय के मोबाइल नंबर पे अर्थमेटिक ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो एक रेफरेंस टाइप का डेटा है, नॉन प्रिमिटिव कैटेगरीज के अंदर आ जाता है ना? है तो नंबर। अब अगर आपको कोई नंबर भी अगर रख रहे हो, कोई नंबर भी अगर आप रख रहे हो और लग रहा है कि यार इस नंबर पे आप ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये उसको आप स्ट्रिंग में ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मोबाइल नंबर जो है मैं स्ट्रिंग में ले लूँगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि दो दो एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर या दो यूज़र्स के मोबाइल नंबर पे कुछ ऐसा अर्थमेटिक ऑपरेशन, कुछ मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। हाँ, बाकी कुछ ऐसा है, एज है, सैलरी है जी, इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है कि किसी के सैलरी में से इतना पैसा माइनस कर दो, इतना पैसा प्लस कर दो, है ना? किसी का इंक्रीमेंट हुआ या किसी का छुट्टी से डिक्रीमेंट हो गया, पैसा कट गया सैलरी में कुछ पैसा पर डे के हिसाब से, तो जी वहाँ पे कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, बट यहाँ नहीं, मोबाइल नंबर पे नहीं कि जी आज का मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट का है, कल को 9 डिजिट का बना दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मतलब होता भी नहीं है। तो जब ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सिनेरियोज आएंगे जहाँ पे आपको मतलब ऑपरेशन करने की ज़रूरत होगी, आपको लगेगा कि प्री डिफाइंड डेटा है, इसका टाइप साइज हमें सब पता है पहले से ही, तो यू कैन गो फॉर द प्रिमिटिव। ठीक है, तो प्रिमिटिव जो बनाए गए वो बेसिकली समझ लो कि लैंग्वेज में ऐसे बनाए गए, या उनका ऐसे पर्पज़ है कि उनका टाइप साइज रेंज पहले से लैंग्वेज ने फिक्स करके दे रखा है, नॉन प्रिमिटिव का नहीं है। तो नॉन प्रिमिटिव हम खुद ही डिफाइन करते हैं, खुद ही इसका साइज बताते हैं। ठीक है, अब कोई भी वेरिएबल हम कहीं बनाते हैं तो नॉन प्रिमिटिव लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है। जैसे लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अब अगर मैं मान लो यहाँ पे लिखता हूँ जी प्रिमिटिव डेटा टाइप, लेट से मैं लिखता हूँ इंट एक्स, तो पता है कि एक्स एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंट है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो जावा में ऐसे भी लिख सकता हूँ, और जावा में ऐसे बहुत जगह पे मिलेगा जी, एक्स के आगे हाथी लिखा होगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हो, तो आप क्या मान लेना कि एक्स के आगे अगर हाथी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है? एक मिनट यार। ठीक है, तो एक्स एक वेरिएबल है जिसका टाइप यहाँ पे लिखा गया हाथी, तो इसका मतलब ये हो गया एक्स जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का टाइप हाथी है, तो हाथी कुड बी व्हाट? क्या ये बाइट है, शॉर्ट है, या इंट है, या लॉन्ग है? इनमें से कुछ दिख रहा है आप लोगों को? बताइए, इसमें से कुछ आपको दिख रहा है? नो सर। तो ये सर क्या हो सकती है? व्हाट इज दिस? ये क्या होगी फिर? यूजर डिफाइंड डेटा ये टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगी, ये यूजर डिफाइंड डेटा होगी। अब हाथी जो है कोई क्लास हो सकती है, मैं आपको बता दूं, कोई क्लास हो सकती है, कोई इंटरफेस हो सकती है, या कोई एरे हो सकता है, यही हो सकता है, इसमें से दो हो सकता है। एरे अगर होता तो एरे का साइन भी होता, ऐसे एरे का सिंबल होता, एरे भी नहीं है, तो या तो क्लास या तो इंटरफेस, दो ही हो सकता है, मतलब कहने का ये। तो जब किसी वेरिएबल के आगे ऐसा लिखा आ जाए तो ये समझ जाइए। अब यहाँ पे एक्स वेरिएबल के आगे अभी हाथी मतलब बहुत रेयर केस में होगा जी, कभी टेस्ट हो जाएगा, कभी डेमो हो जाएगा, है ना, कभी स्टूडेंट लिख दिया, कभी यूज़र ही लिख दिया, है ना, और वो कोई मतलब वो भी एक वेरिएबल है। अब ये जो एक्स वेरिएबल है इसका टाइप यूज़र के ऊपर डिपेंड करेगा, यूज़र जो कोई अगर क्लास होगी तो उस क्लास के ऊपर डिपेंड करेगा, इसीलिए इसको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोला जाता है। यूजर डिफाइन मतलब जो अब यूजर ने क्या बना रखा है, कोई प्रोग्रामर ने एक्स वेरिएबल के आगे अगर यूजर लिख रखा है तो यूजर को कोई इंटरफेस बना रखा है या क्लास बना रखा है, तो ये यूजर डिफाइन करे, यूजर अपना बताए कि क्या है वो, उसका साइज भी वही यूजर डिफाइन करेगा, है ना, उसका टाइप, उसका साइज, उसका रेंज वेंज सारा चीज वही बताएगा, यूजर ही बताएगा। ठीक, और इस टाइप के डेटा को लेने का ज़रूरत कब पड़ता है? मैंने आपसे बताया ना, जैसे मान लो कि अच्छा इसी वेरिएबल को, इस वेरिएबल को, है ना, प्रिमिटिव वेरिएबल ना बोल के अब इस वेरिएबल को रेफरेंस वेरिएबल बोलने लगेंगे हम।
दैट इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल स्पेशली रेफरेंसेस को, एड्रेसेस को संभाल के रखने के लिए होते हैं। दिस रेफरेंस वेरिएबल्स आर नथिंग बट इम्प्लिसिट पॉइंटर। आप जानते हो जावा में पॉइंटर नहीं होता है, बट ये जो वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल अगर किसी क्लास या इंटरफेस टाइप के ऐसे बनाए जाते हैं तो यही इम्प्लिसिट पॉइंटर्स होते हैं जावा के अंदर। इसके पास क्या रख सकते हैं हम, किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी मेमोरी का एड्रेस संभाल के रख सकते हैं। और स्पेशली रेफरेंस वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं संभाल के रख सकते, नॉट प्रिमिटिव वैल्यू 10, 20, 40, 30 नहीं, कोई एड्रेस संभाल के रख सकते हैं किसी का। अब यहाँ पे रिलेशन भी होता है जी, अगर मैंने यूजर टाइप का वेरिएबल बनाया तो इसमें यूजर का ही एड्रेस संभाल के रख सकते हैं या तो यूजर का या तो यूजर के पेरेंट का एड्रेस संभाल के रख सकते हैं और किसी का एड्रेस नहीं, राइट। तो ये होता है रेफरेंस वेरिएबल। तो कभी भी किसी वेरिएबल के आगे अगर जावा में ऐसा कुछ दिखे तो आप कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे इंट एक्स लिखा है तो भी मानो कि यही वेरिएबल है, नहीं जी। अगर इंट एक्स न लिख के कहीं पे अगर लिखा हो या स्ट्रिंग नेम करके लिखा हो तो अच्छा, इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, स्ट्रिंग नेम। अब रही बात स्ट्रिंग नेम की, जो हम लिखते हैं, स्ट्रिंग का एस जो है देखिए हम स्मॉल नहीं कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग जो है ये बनी बनाई ये क्लास है, ये क्लास टाइप का वेरिएबल है। तो ये जो नेम वेरिएबल है ये स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग एक क्लास और क्लास एक रेफरेंस की कैटेगरी में आ गया कहीं ना कहीं। आप यहाँ देखो प्रिमिटिव में तो है नहीं, तो ये रेफरेंस है, एक रेफरेंस क्लास, एक क्लास है अलग से जावा के अंदर बनी बनाई क्लास, उस क्लास टाइप का वेरिएबल है। ये भी एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया अगर नेम को हम बोलेंगे तो। और नेम के जगह पे अगर हम कहीं पे अगर कभी ऐसा भी ले लें तो इसमें आपको बिल्कुल वरी होने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करो कि मैंने नेम का टाइप दे दिया रनेबल, तो कहीं ना कहीं नेम एक वेरिएबल हो गया और जिसका टाइप हो गया रनेबल। अब रनेबल वो डिसाइड करेगा, यूज़र ही डिसाइड करेगा। अब आप पहले से नहीं बता सकते हो कि जी रनेबल क्या है, कोई क्लास है या इंटरफेस है, ठीक। चलिए, तो ये यूज़र डिफाइन है, उसका टाइप, उसका साइज, उसका रेंज सब वही डिफाइन करेगा, वही बताएगा, यूज़र ही बताएगा, मतलब वही मतलब यूज़र बताएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये कोई बनी बनाई क्लास हो या तो यूज़र डिफाइन क्लास हो, ये भी बात है। अब जैसे मेरे पास कोई बनी बनाई क्लास है जिसका नाम है थ्रेड, तो मैं इसका टाइप थ्रेड भी ले सकता हूँ, बट थ्रेड एक क्लास एग्जिस्ट करना चाहिए, या तो प्री डिफाइंड क्लास होनी चाहिए या तो यूज़र डिफाइंड क्लास होनी चाहिए, दोनों में से एक होनी चाहिए, मतलब एक तो होनी चाहिए बनी बनाई, राइट, ठीक है। अच्छा, अब आपने बताया सर प्रिमिटिव डेटा टाइप में बाइट आता है, शॉर्ट आता है, इंट आता है, लॉन्ग आता है, फ्लोट आता है, डबल वगैरह वगैरह बहुत सारे। सर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग कौन हम यूज करें, कौन सा यूज करें? ये तीनों तो इंटीजर कैटेगरीज में आते हैं। कब हमें बाइट यूज करना चाहिए, कब शॉर्ट यूज करना चाहिए, कब इंट, कब लॉन्ग, है कि नहीं, है ना क्वेश्चन? किसी को पता है तो बताइए। ठीक है, मैं बताता सर हूँ, मैं बताता रेंज के बिहाफ पे करेंगे। हूँ। रेंज के बिहाफ पे देखिए, रेंज के बिहाफ पे तो ठीक है, लेकिन हर डेटा का अपना एक स्पेसिफिक पर्पज है जिस पर्पज के लिए वो बनाया गया है। जैसे मान लो आपके पास डेटा और डेटा को इंटरनेट पे ट्रेवल कराना है, ओवर द नेटवर्क ट्रेवल कराना है ना, नेटवर्क पे ट्रेवल कराना है। तो जब नेटवर्क पे डेटा को ट्रेवल कराना है तो नेटवर्क पे डेटा हमेशा 0101 के फॉर्म में ट्रेवल होता है, राइट, बाइट के फॉर्म में ट्रेवल होता है। तो बाइट डेटा जो होता है इसमें आप रख क्या सकते हो, रखने के लिए तो आप इंटीजर वैल्यू भी रख सकते हो, बट ज़्यादातर बाइट्स में हम 010101 ही संभाल के रखते हैं। तो बाइट डेटा स्पेशली इंटर नेटवर्किंग के पर्पज़ के लिए है, जब डेटा को नेटवर्क पे ट्रेवल कराना हो तो इसका ज़्यादातर यूज़ जो है नेटवर्किंग में आएगा, इनपुट आउटपुट में आएगा। तो जब आप इनपुट आउटपुट पढ़ोगे और नेटवर्किंग पढ़ोगे तो इस डेटा का बहुत ज़्यादा यूज़ है, और इस डेटा का यूज़ करके हम डेटा को नेटवर्क पे ट्रेवल करा सकते हैं। मतलब डेटा को 01 में कन्वर्ट करना, स्ट्रीम में कन्वर्ट करना, है ना। कहते हैं स्ट्रीम जो होता है फ्लो ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स होता है, और बाइट्स मतलब कुछ और नहीं, 010101। तो बाइट डेटा इसलिए नहीं बनाई गई है कि इसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू रखा जाए और काम करा जाए, बस वो उसका पर्पज़ है, स्पेसिफिक पर्पज़ है, और उस जगह पे ज़्यादातर यूज होगा भी। हम इन जनरल प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना होता है, बाइट थोड़ी ना लेते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग, द पर्पज ऑफ बाइट डेटा टाइप इज नथिंग बट ए नेटवर्किंग, जब नेटवर्क पे डेटा ट्रेवल कराना है तब। शॉर्ट डेटा का जो यूज होता है वो बेसिकली मतलब ये बहुत रेयरली यूज डेटा टाइप है। जैसे समझ लो कि इसका यूज स्पेशली एक कंट्रोलर होता था 808 माइक्रो कंट्रोलर,
8086 माइक्रो कंट्रोलर जो था उसके लिए बनाया गया था, और वो कंट्रोलर अब डिप्रिकेटेड है, ख़त्म है। स्पेशली एक कंट्रोलर होता था जिसके लिए इसको बनाया गया था, तो इसलिए इस डेटा का भी बहुत कम यूज़ है ना। तो ज़्यादातर जो है अगर आप ऑपरेशन करना है, अर्थमेटिक मैनिपुलेशंस करना है, कोई भी कैलकुलेशन करना है जी, वो इंट पे ही होता है। तो इंट का साइज अपना 4 बाइट है, इसका अपना रेंज भी है, बट जब इंट की कैपेसिटी से बियॉन्ड डेटा जाएगा, यानी कि 4 बाइट से बियॉन्ड डेटा जाएगा, तो आप कहाँ पे रखो, आप लॉन्ग में रखो संभाल के, राइट। तो लॉन्ग और इंट समझ लो कि दोनों का एक ही पर्पज है, बट वही है, साइज का फ़र्क है। साइज अगर आपका 4 बाइट में काम चल जा रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं है अगर साइज एक्सीड कर रहा है, उसके रेंज में अगर डेटा आ जाता है तो ठीक है, नहीं है एक्सीड कर जाता है तो लॉन्ग को प्रेफर कर सकते हैं। ये चारों हमारे मतलब इंटीजर डेटा की कैटेगरीज में आता है। तो जब भी आप कभी भी कुछ मैनिपुलेशंस कर रहे हो, अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हो, तो आप हमेशा इंट को प्रेफर करिए। अगर इंट से बड़ा अगर चाहिए तो आप लॉन्ग में चले जाइए। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा है जो डेटा फ्लोटिंग वैल्यू में है, ठीक है ना, फ्लोटिंग वैल्यू डेटा है कि जैसे आपको कुछ फ्लोट वैल्यू संभाल के रखना है, जैसे 36.9 64 पॉइंट समथिंग ऐसे, तो यू कैन गो फॉर फ्लोट। बट फ्लोट की कैपेसिटी से बियॉन्ड डेटा होगा तो यू कैन गो फॉर द डबल। जैसे स्पीड ऑफ लाइट मुझे मेजर करानी है, सो वो होता है 3 × 10⁻⁻8। तो इस तरह से अगर आपको कोई कैलकुलेशन करना है जो बहुत बड़ा है लग रहा है जी, है ना, तो तो आप उसको क्या करो, डबल में संभाल के रख लो। वैसे उसको लॉन्ग में भी रखा जा सकता है, लेकिन जब आप डेसिमल से ज़्यादा कैरेक्टर वैल्यू जाएगी, डेसिमल में होगा स्पेशली, तो डबल में हम प्रेफर करते हैं। कोई एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए कैरेक्टर को यूज़ करिए, और अगर प्रोग्रामिंग के अंदर आपको ट्रू या फॉल्स दो टाइप की वैल्यू संभाल के रखनी है तो आप बुलियन प्रेफर करिए, क्योंकि बुलियन में ट्रू या फॉल्स ही स्टोर कराया जा सकता है और कुछ नहीं स्टोर कराया जा सकता है, ओनली ट्रू या फॉल्स। अब यहाँ पे क्या है, ट्रू का मतलब ऑन नहीं होता, फॉल्स का मतलब ऑफ नहीं होता। ट्रू और फॉल्स जो है फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू होती है जो बुलियन में असाइन होती है। तो ये बेसिकली किसी कंडीशंस को चेक कराने वगैरह के लिए लगाया जाता है कि अगर ये कंडीशन मैच करता है जी तो ये चले, नहीं है तो नहीं चले। इस तरह की कुछ अगर आप कोई चीज़ देना चाहते हो यू कैन गो फॉर द बुलियन डेटा टाइप। ठीक है, क्लियर है सबका पर्पस? हाँ जी। सर मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर डबल और लॉन्ग से अगर सम टाइम हमारी कैलकुलेशन जो है वो एक्सीड कर जाती है, तो सर उसके लिए भी कोई फर्दर डेटा टाइप अवेलेबल है? हाँ, वो और भी डेटा टाइप्स हैं, जैसे बिग इंटीजर है, बिग लॉन्ग है, बिग डबल है, ये भी होते हैं ये, है ना। जितना बड़ा आप कैलकुलेशन करना चाहते हो उतना बड़ा ले सकते हो, है ना। तो सर इनका यूज स्पेसिफिकली मतलब कौन से कैलकुलेशंस के लिए किया किस जाता किस होगा, वाले में, किस जैसे चीज़ बिग में, या बिग? किस चीज़ वाले में? सर जो हाँ ये जो आप बता रहे हैं बिग ये इंट है, मेन बिग बैंकिंग लॉन्ग। सेक्टर्स में यूज करे जाते हैं, जो मतलब जैसे बैंकिंग रिलेटेड एप्लीकेशंस अगर आपको डेवलप करना है तो वहाँ पे जैसे हाई अमाउंट में ट्रांजैक्शंस हो रहा है, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है अगर तो ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, सर अच्छा इनका अपना एक रेंज भी होता है ना। जितने भी डेटा टाइप हैं सबका अपना रेंज होता है। बाइट का अपना रेंज है, शॉर्ट का अपना रेंज है। रेंज मतलब वो कहाँ से कहाँ तक डेटा रख सकते हैं। तो देखिए 3 चीज़ें होती हैं, पहला टाइप होता है, दूसरा साइज होता है और तीसरा रेंज होता है। तो टाइप तो क्लियर है, बाइट मतलब बाइट टाइप का डेटा रखेगा, इंट मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, है ना। लॉन्ग मतलब इंटीजर से बड़ा होगा तो लॉन्ग रखेगा, ये इसका टाइप बता रहा है। फ्लोट होगा तो पॉइंट में वैल्यू होगी, बट फ्लोट में भी अगर 4 बाइट से ज़्यादा होगा तो डबल में होगा, है ना। कोई कैरेक्टर वैल्यू है, एक सिंगल कैरेक्टर, तो कैर में रखेंगे। बुलियन होगा तो ट्रू फॉल्स में रखेंगे। ये सब टाइप है, उसका पता चल रहा है देख के। साइज का मतलब क्या होता है? साइज का मतलब मेमोरी में वो कितना स्पेस लेंगे, मतलब उनको बनाते ही मेमोरी में एक एरिया रिजर्व होगा। कुछ इस तरह से कि जैसे मान लो कि अगर मैंने बाइट टाइप का डेटा बनाया तो बाइट की साइज होती है 1 बाइट, तो यानी कि 1 बाइट स्पेस वो मेमोरी एरिया में रिजर्व कर देगा, है ना। किसने म्यूट नहीं किया भाई? म्यूट कर लीजिए, या कोई क्वेश्चन पूछना है? ये देखिए, ये हमारा रैम एरिया है मान लीजिए बड़ा सा,
और हमने एक बाइट टाइप का वेरिएबल बनाया, बाइट b इक्वल टू 10, तो बाइट की साइज होती है 1 बाइट, तो 1 बाइट मेमोरी एरिया ऐसे रिजर्व हो जाएगा, ऐसे इस तरह से। तो ये मान लीजिए 1 बाइट मेमोरी रिजर्व हो गई, 1 बाइट की मेमोरी रिजर्व हो गई, 1 बाइट मेमोरी। और अगर बाइट b इक्वल टू 10 आपने लिखा है तो 10 जाके यहाँ पे स्टोर हो गया। ये होता है साइज। साइज मतलब जो आपने साइज दे रखा है उतने साइज का, उतनी कैपेसिटी का एक मेमोरी जो है मेमोरी एरिया में रिजर्व हो जा रहा है। अगर आपने इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल बनाया तो इंटीजर की साइज इंट x इक्वल टू 10 लिखा तो इंट की साइज होती है 4 बाइट, तो 4 बाइट की जो मेमोरी है यहाँ पे रिजर्व हो जाती है, ये 4 बाइट की मेमोरी रिजर्व हो जाती है। अब वहाँ पे क्या चला गया, लेट से यहाँ पे हमने भेज दिया 20 या 10 जो भी आपने दिया है, ये मेमोरी का साइज होता है 4 बाइट 1 बाइट ऐसे। अच्छा, रेंज का क्या मतलब होता है? रेंज का मतलब होता है कि वो कहाँ से कहाँ तक का डेटा संभाल के रख सकते हैं। अब जैसे बाइट का रेंज कितना होता है मैं आपको बताऊं। बाइट का रेंज होता है जी माइनस 128 से लेके है ना 127 तक का रेंज होता है। ये बाइट का रेंज होता है। मतलब बाइट वेरिएबल में अगर इतना डेटा दोगे तो भी ये चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ और बाइट में 200 पास कर देता हूँ तो ये एरर है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। अभी मैंने क्या लिखा देखिए, मैंने बाइट b इक्वल्स टू 129 भी लिखूंगा तब भी एरर है, तो बाइट के रेंज से बियॉन्ड डेटा जा रहा है। ठीक है, बाइट -128 से 127 के बीच में ही डेटा होना चाहिए। अच्छा, रेंज निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। रेंज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है -2 रेज टू द पावर n -1 2 रेज टू द पावर n -1 करके एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है, देखिए ये फॉर्मूला होता है वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बिट होता है। तो अगर किसी डेटा का टाइप साइज पता हो तो आप उसका रेंज निकाल सकते हो। अब जैसे बाइट का साइज होता है 1 बाइट, देखिए यहाँ पे सबका साइज दिया हुआ है, सबका साइज दिया है 1 बाइट, शॉर्टकट 2 4 ऐसे लिया हुआ है। तो यहाँ n में फॉर्मूले में n के जगह पे आप क्या रखोगे, बिट रखोगे, बिट। तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं आप लोगों को पता है, 1 बाइट में 8 बिट होता है, 1 बाइट में 8 बिट होता है। तो 1 बाइट में अगर 8 बिट होता है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 8 माइनस 1, तो 2 की पावर 8 माइनस 1 की जो वैल्यू होगी यानी कि 2 की पावर 7 से लेके 2 की पावर 7 माइनस 1, है ना, ऐसे समझ रहे हो ना। मैं रेंज निकाल रहा हूँ किसका, बाइट का। तो -2 टू दी पावर n के जगह पे बाइट की साइज होती है 1 बाइट, 1 बाइट में 8 बिट होता है, तो 8 माइनस 1 कर दूंगा 7 हो जाएगा, तो 2 के पावर 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 यानी कि 2 के पावर 7 की जो वैल्यू होती है वो 128 होती है। आप निकाल के देख लीजिएगा कैसे निकालोगे, पावर कैसे निकाला जाता है। 2 के पावर 7 का मतलब 2 को 7 टाइम में आप मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे 2 1 2 2 2 4 4 2 8 इस तरह से करके, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 128, समझ रहे हो ना, से लेके कहाँ तक 127 तक ऐसे, क्योंकि लास्ट में एक माइनस हो जाएगा। तो ये रेंज निकल गया किसका, बाइट का। तो इसलिए बाइट का ये रेंज होता है, और ये रेंज ऊपर लिखा भी है, आप देखिए यहाँ पे रेंज लिखा हुआ है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए बाइट का रेंज लिखा हुआ है -128 टू 127। शॉर्ट का 2 बाइट होता है, तो अगर इसी फार्मूले से निकालना है 2 बाइट में कितने बिट हो जाएंगे 16, तो 2 के पावर 16 माइनस 1 यानी कि 15 2 के पावर 15 की जो वैल्यू होगी वो यही होगी जो ऊपर निकाल के रखी गई है। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा का रेंज निकाल सकते हो। सबका रेंज यहाँ कितना याद रखता है किसी को, रेंज इतना याद नहीं रहता है, हाँ फॉर्मूले से याद रख लो, ठीक है। बाकी डेटा टाइप किसी भी टाइप का हो, हर डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू होती है। बाइट की वैल्यू 0, शॉर्ट की वैल्यू 0, इंट की वैल्यू 0, लॉन्ग की वैल्यू 0, फ्लोट की वैल्यू 0.0, डबल की वैल्यू फॉल्स, और कैरेक्टर की वैल्यू जो होती है ब्लैंक स्पेस होती है। तो एज अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप हर वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू हुई होती है,
मतलब डेटा टाइप की ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जो वेरिएबल के आगे लगाए जाते हैं तो वो प्रिंट होके आ जाता है। एक्चुअली ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली ही होती है, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू लोकल वेरिएबल की नहीं होती है। लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बिफोर द फर्स्ट यूज़। ये लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया भी था। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल की होती है, लोकल वेरिएबल की नहीं होती है। लोकल वेरिएबल तो आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा जी यूज करने से पहले, उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करके देन यूज कर सकते हैं। सो डेटा टाइप में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर हो गया, इनकी साइज हो गई, इनका रेंज हो गया। रेंज से बाहर डेटा नहीं लेना है, रेंज से बाहर डेटा लोगे तो एरर आ जाएगा, प्रोग्राम नहीं चलेगा। डेटा टाइप के रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है। अच्छा, डेटा टाइप की लॉजिकल कैटेगरी भी होती है दो। लॉजिकली डेटा टाइप दो पार्ट में कैटेगराइज होता है, एक साइन डेटा टाइप होता है, एक अनसाइंड डेटा टाइप होता है। तो साइंड जो होता है वहाँ प्लस माइनस दोनों रखा जा सकता है, और अनसाइंड मतलब जहाँ कोई साइन नहीं होता है वहाँ केवल प्लस होता है, राइट। तो जावा के अंदर ना ओनली साइन डेटा का सपोर्ट है, अनसाइंड डेटा टाइप होता ही नहीं है। अनसाइंड डेटा टाइप सी में होता था, वो अनसाइंड कीवर्ड होता था जो किसी डेटा के आगे लगा के अनसाइंड डेटा मतलब पॉजिटिव डेटा ही संभाल के रखते थे वहाँ पे। लेकिन जावा में साइन डेटा टाइप होता है, साइन मतलब प्लस माइनस दोनों, अनसाइंड मतलब ओनली प्लस। ओनली प्लस अलाउड नहीं है, अनसाइंड अलाउड नहीं है जावा में, प्लस माइनस दोनों। इसीलिए जो रेंज भी निकल के आता है वो माइनस से प्लस तक जाता है। इसलिए ये जो फॉर्मूला है वो साइन के लिए वो माइनस से प्लस तक का है। तो हम्म सर जैसे कीबोर्ड में मैं कोई बटन प्रेस करता हूँ तो उसका साइज कितना होता है? कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर प्रेस करते हो, 1 कोई भी मान कैरेक्टर लो प्रेस या करते हो, कोई भी कैरेक्टर प्रेस करते हो कीबोर्ड से तो उसकी साइज होती है 1 बाइट बाय डिफॉल्ट। और जावा में कोई कैरेक्टर एक प्रेस करते हो तो उसकी साइज होती है 2 बाइट। जावा में 2 बाइट होती है, सी में 1 बाइट होती है। दैट इज कैरेक्टर। जो ये कीबोर्ड से एक वैल्यू आप एंटर करा रहे हो वो एक कैरेक्टर है। जी हाँ, वो एक कैरेक्टर है, वो एक कैरेक्टर है। भाई तो आवाज आ रही है आपकी तरफ से, म्यूट कर लीजिए। हेलो सर। हाँ जी। सर ये साइन डेटा टाइप में आप बता रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होती है सर, इसका इंटरनली अगर इफेक्ट्स मेमोरी में क्या होता होगा? लेट सपोज पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, और आप ये कह रहे हैं कि जावा जो है वो साइन डेटा टाइप को फॉलो करता है। तो साइंड मतलब हम दोनों टाइप की वैल्यू को संभाल के रख सकते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ गई जी इंट b इक्वल टू 10 तो 10 भी रख सकते हैं, इंट b इक्वल टू -10 तो -10 भी रख सकते हैं, माइनस वैल्यू भी रख सकते हैं, प्लस वैल्यू भी रख सकते हैं। भाई कोई कैलकुलेशन करेंगे तो कई बार माइनस हो जाएगा ना, कैलकुलेट होके वो आ जाएगा माइनस। जब मैंने कहा 10 - 5 तो 10 आ गया, सॉरी 10 - 5 तो 5 आ गया, लेकिन 5 - 10 करेंगे तो -10 आ जाएगा ना। तो माइनस वैल्यू को संभाल के रखने को तो हमें ज़रूरत होगी ना उस केस में। तो माइनस वैल्यू को संभाल के रखने के लिए जी हमें वो नेगेटिव डेटा टाइप तो ज़रूरी है ना। भाई कई बारी कैलकुलेशन एंड करते सर हैं, कई बारी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे जैसे फॉर अनसाइन डेटा एग्जांपल, जैसे सुनिए सुनिए, जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। मुझे किसी की सैलरी कैलकुलेट करनी है, मुझे सैलरी कैलकुलेट करनी है जी कि वो महीने में कितने दिन आया और दिन के हिसाब से उसकी सैलरी बनने वाली है। पर डे के हिसाब से उसकी सैलरी मान लो 3000 डेली है, तो महीने में 3000 रुपये डेली है, तो महीने में कितना हो जाएगा 30 दिन का 3,9 यानी कि 9,000 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। ये और ज़्यादा होगा, 3000 रुपये डेली है, कितना होगा 90,000 रुपये। 90,000 सर। 90,000 रुपये। तो 90,000 रुपये मान लीजिए आपकी सैलरी है ना। और आप महीने में एक भी दिन नहीं गए ऑफिस, ठीक है, और ऊपर से आपने जो है ऑफिस का जो लैपटॉप था वो फोड़ दिया, गलती से आपके टूट गया था, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और भी चीज़ें हो गई थी, मतलब आपको मतलब मोबाइल रखा था ऑफिस ने, वो आपसे फूट गया, चोरी हो गया, ठीक है, कुछ और हो गया, कुछ और हो गया, मतलब आप महीने में ऑफिस भी नहीं गए और साथ में जो है आपको कुछ पैसा भी नहीं मिला, और जो आपने खर्चे किए ऑफिस की जो पैसे, मतलब जो एक्सपेंसेस हुए या आपकी वजह से जो गलतियां हुई हैं उसके आपसे पैसे कटेंगे, तो आपकी सैलरी किस में आएगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। तो एट द एंड ऑफ द सेशन आपको जो सैलरी सैलरी दिखेगा कि जी आपको सैलरी मिला, वो माइनस, क्या पता चला कि 90 नहीं 1,90,000 रुपये सारा चीज़ मिला के बिल बैठ गया, तो वो माइनस में चला जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन जब आप कई बार होता है, मान लो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ,
मान लो कोई कैलकुलेशन हम कर रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो अच्छी बात है, कुछ ऐसा होता है कि नेगेटिव वैल्यू आती है तो नेगेटिव को संभाल के रखने के लिए तो होना चाहिए ना डेटा टाइप, ऐसा है। बताइए, बात समझ में आ रही है? जी सर। एंड सर अनसाइंड डेटा टाइप क्यों फॉलो नहीं की जाती, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है सर जावा के अंदर? अनसाइंड डेटा टाइप देखिए स्पेशली पॉजिटिव वैल्यू को संभाल के रखने की यूज नहीं है ना। जैसे साइंड से तो दोनों काम हो जा रहे हैं, साइंड से मतलब पॉजिटिव भी रख ले रहे हो, अनसाइंड और निगेटिव भी रख ले रहे हो, तो बाकी अनसाइंड को रखने का क्या पर्पस है? देखो अनसाइंड को स्पेशली मैं बताऊं क्यों बनाया गया था, जैसे एड्रेस वगैरह मतलब रेफर कराने के लिए जो अनसाइंड डेटा होता है वो पॉइंटर के केस में ज़्यादातर यूज़ करते थे लोग, तो पॉइंटर का तो सपोर्ट जावा में है ही नहीं, इसीलिए अनसाइंड का कोई मतलब नहीं बनता है ना। पॉइंटर वगैरह पे लगा के जी किसी डेटा को किसी मेमोरी एड्रेस को रेफर कराने के लिए वो करते थे स्पेशली, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हटा दिया जावा के क्रिएटर ने, राइट। तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप की मतलब पूरी कैटेगरीज, डेटा टाइप का टाइप, साइज और रेंज की बातें। चलिए मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ जिसमें आपको बताता हूँ कि देखिए ये डेटा इसके साइज में, ये इसके रेंज में है, ये ले रहा है। तो प्रोग्रामिंग करते टाइम पे आपको ये सारा चीज़ ध्यान रखना होगा। तो देखिए मैंने एक क्लास बना लिया और अच्छा डेटा टाइप के रिस्पेक्ट में अब कुछ कंसेप्ट आ जाते हैं, जैसे टाइप कास्टिंग आ जाता है, टाइप प्रमोशन आ जाता है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको केवल ऐसे ही संभाल के रख लेता हूँ डेटा। ये मैंने मेन मेथड बना लिया और ये हमारी क्लास हो गई। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ टेस्ट डॉट जावा से, ओनली टेस्ट डॉट जावा से। अब देखिए मैं यहाँ पे एक बाइट डेटा रखूँगा, बाइट बाइट बी इज इक्वल्स टू 10, राइट। बी इज इक्वल्स टू 10 मैंने लिया, बिल्कुल परफेक्ट है, सही चलेगा। तो मैं CMD डेस्कटॉप वाली लोकेशन पे ही ओपन कर लेता हूँ। यहाँ CMD लिख के मैंने एंटर मार दिया, ये ओपन नहीं हुआ, सिस्टम स्लो है। ओके, ऐसा क्यों भाई? i5 भी इतना स्लो चल रहा है। ओके ठीक है, अभी आया, बहुत देर बाद रिस्पॉन्स किया है। ओके, तो देखिए मैंने जावा सी करके यहाँ पे टेस्ट डॉट जावा को कंपाइल कर लिया और अभी ये परफेक्ट चल रहा है। इस पर 10 लेने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। अभी आप लोग को दिख रहा है कि कंपाइल कर रहा है, कुछ प्रोसेसिंग चल रही होगी मेमोरी में, है ना। लेकिन कल को अगर हम यही डेटा, अभी देख लीजिएगा कंपाइल हो जाएगा, लेकिन कल को यही डेटा हम यहाँ पे 200 ले लेते हैं तो ये वैलिड नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। बट अभी कंपाइल होके आ जाए पहले, देन हम इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा डेटा टाइप की जो वेरिएबल का, हाँ डेटा टाइप में जो टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग होती है, इसको आपको समझाने से पहले मैं आपको एक और फंडामेंटल वाली चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप कास्टिंग, टाइप प्रमोशन ये सब उसी में आपको समझा दूंगा। मेथड बनाना, मेथड वेथड बनाना अब आपको पता होना चाहिए। जब मेथड बनाना आएगा तो प्रोग्रामिंग आप अच्छे से कर पाओगे। मेथड क्या होता है, ठीक है। तो कीवर्ड आइडेंटिफायर, वेरिएबल, डेटा टाइप। डेटा टाइप के साथ साथ एक और कंसेप्ट होता है लिटरल। लिटरल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लिटरल का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू, है ना। लिटरल जो होता है बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू होता है। एक मिनट, ऐसा क्यों कर रहा है भाई? ओफ, अब हुआ कंपाइल। तो देखिए इनकम्पेटेबल कन्वर्जन पॉसिबल, लॉस ऑफ कन्वर्जन। अच्छा जी, वो पुराना वाला कंपाइल नहीं हुआ था, अभी ये हुआ है। दोबारा मैंने सेव कर दिया था। 200 नहीं ले रहा है ये। अब देखिए 20 करेंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा इस तरह से। तो जब भी आप ऐसे काम करें तो भाई डेटा आप देख लें, साइज देख लें, कंपाइलर में एरर क्या आ रहा है वो पढ़ लें, CMD पे एरर देख लें, इक्लिप्स पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एरर चेक कर लें।
कि क्या आ रहा है, एरर किस टाइप का आ रहा है, क्या बता रहा है वो। ठीक है, रही बात लोकल वेरिएबल की, तो लोकल वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं एक बाइट टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, system.out.println में इसको प्रिंट कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे ये कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा, कहेगा वेरिएबल माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। ये देखिए वेरिएबल इनिशियलाइज, वेरिएबल बी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, राइट। तो लोकल वेरिएबल में एरर कब आता है, जब आप यूज करने जा रहे हो। यूज करने से पहले, जैसे आपने यूज नहीं किया तो कोई एरर नहीं है ना, और जब आपने यूज कर दिया तो एरर है। तो ठीक है, फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती किसकी है सर, होती है इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। तो मैंने ऊपर एक इंस्टेंस वेरिएबल ले लिया लेट से, या स्टैटिक वेरिएबल ले लिया है ना। अब इसको मैं यहाँ पे मेन के अंदर प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखिए इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 प्रिंट होके आ जाएगी इस तरह। तो आप जितनी भी डेटा टाइप हैं सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ प्रिंट कर सकते हो, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, सबका। तो बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, डबल हो गया, और फ्लोट हो गया, और क्या है, कैरेक्टर है, कैर हो गया, और बुलियन भी है। बुलियन नहीं लिया हमने, बुलियन ले लेते हैं। अच्छा, और उसके बाद क्या ले सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप का भी तो ले सकते हैं। लेट से मैंने स्ट्रिंग टाइप का ले लिया, स्ट्रिंग। और क्या ले सकते हैं, किसी क्लास टाइप का भी ले सकते हैं, यानी कि हम अपने क्लास टाइप का वेरिएबल बनाते हैं। तो इतना वेरिएबल हमारे पास हो सकता है, बी, B1, B2, B3, B4, B5, 6, 7, 8 एंड 9। इतने वेरिएबल हमने बना दिए, राइट। अब हमने सबको यहाँ प्रिंट कर दिया, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8 एंड 9, ठीक है। तो अब आप प्रोग्राम को कंपाइल करिए और आप रन करके देख सकते हैं। ये देखिए सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट होके आ गई। सबसे पहले मैंने किसको प्रिंट करा है, सबसे पहले मैंने बाइट को प्रिंट किया है, 0, शॉर्ट 0, इंट 0, फ्लोट 0.0, बाकी सब 0 ही था। और कैरेक्टर के बीच में देखिए ब्लैंक स्पेस आ रहा है, वो ब्लैंक स्पेस होता है क्योंकि कैरेक्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक होती है, ब्लैंक, है ना, मतलब कुछ भी नहीं वैल्यू आती है वहाँ पे। बुलियन फॉल्स होता है, स्ट्रिंग नल होता है, और यूज़र डिफाइंड कोई भी डेटा है तो नल ही होता है। ये आपको पता होना चाहिए भाई, कोई भी आप डेटा टाइप का क्या नाम है, टाइप पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उसका ये पता होना चाहिए कि क्या रेंज है, क्या टाइप है, क्या उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं बात करने जा रहा था डेटा टाइप में, डेटा टाइप की टाइप कास्टिंग और टाइप प्रमोशन से रिलेटेड चीज़ें। लेकिन डेटा टाइप का ये कंसेप्ट जो टाइप कास्टिंग या टाइप प्रमोशन होता है, या डेटा टाइप में और जो इस टाइप के कंसेप्ट होते हैं, आपको तभी समझ में आएगा जब आपको मेथड का मतलब समझ में आएगा। तो चलिए मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं, मेथड क्या होता है जावा के अंदर, मेथड क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो अब मतलब प्रोग्रामिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, अब प्रोग्राम हमें बनाना है, काम करना है एक एक करके। तो इसीलिए ना आप मतलब जो भी छोटा मोटा भी, अब जैसे मैंने यही आज प्रोग्राम बनाया तो यही बना लिया करो, ऐसा नहीं है कि जी डेली छोटा छोटा प्रोग्राम ऐसे बना लिया करो। रंजीत बना रहे हो ना प्रोग्राम, रंजीत, सर। रंजीत हाँ सर। चोकोटिया, हाँ जी, हाँ सर, अभी समझ में नहीं आता। हाँ जी, ये आपने बनाया ऐसे तो बना लूंगा, देख लिया मैंने, वो जो देख लूंगा वो बना दूंगा मैं। हाँ जो हाँ। बाकी भाई लोग डालते रहते हैं ग्रुप में, वो समझ में नहीं आता। नहीं ग्रुप में जो डालते हैं ग्रुप में तो चलो ठीक है, ग्रुप में वो एक अच्छी वो बात है, लोग बहुत एक्टिव तगड़ा तगड़ा रहते हैं। डालते हैं सर, समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं है, जो ग्रुप में जो प्रोग्राम बनते हैं वो
वो जिसको समझ में आता है वो बनाए, जिसको नहीं समझ में आता है वो इग्नोर करे। दो बातें होती हैं। देखिए हेलो प्रोग्रामिंग करते टाइम पे, अरे इग्नोर प्रोग्रामिंग नहीं करते होगा, टाइम पे, देखने के बाद कहाँ इग्नोर होगा। एक मिनट रंजीत, प्रोग्रामिंग जब आप करते हो और कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ समझा रहा है ना, तो दो चीजें होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जी अगर आज कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है तो आने वाले टाइम पे भी नहीं समझ में आएगी, जरूर समझ में आएगी। आज नहीं समझ में आ रही है, कल ये समझ में बात तो आएगी। सर, ये बात तो सही है सर, ये रंजीत मुझे भी एक मिनट, भरोसा है कि एक ना एक दिन समझ में आएगी। रंजीत एक बार बोल लेने दो, मुझे बोल लेने दो, मुझे समझा लेने दो। फिर आप अपना जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके क्वेश्चन है, आप भी बोलो। मैं आपको बोलने का मौका देता हूँ ना, तो मुझे भी बोल लेने दो, ठीक है? तो या तो आप बोलो या तो मैं बोल लूँ, दो में से एक हो सकता है ना? तो जो मैं समझा रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए आप आए हो, जिस चीज़ के लिए आपने पैसे दिए हैं, आप पे किए हो मुझे, तो उसका तो एक वैल्यू ले लो यार। जो आपके पास नॉलेज है उससे तो मैं आपसे छीन नहीं सकता हूँ, है ना? लेकिन मेरा जो नॉलेज है वो ले लीजिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। मैंने जी सर। आपसे कभी ये नहीं कहा कि जो ग्रुप में जो प्रोग्राम बना रहे हैं लोग, या जो ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे सपोज करो हमारे पास 20 लोग हैं, 30 लोग हैं। अभी आपको कुछ नहीं बोलना है, बाद में आपकी अपनी सारी क्वेरी आप पूछ लेना। 20-30 लोग हैं और जी अपना सबका अपना क्वेरी है जी, सबका अपना व्यू है। किसी को कोई प्रोग्राम में फंस जा रहा है, कल को कोई भी ऐसे ग्रुप में कोई ऐप बनाएगा, कोई वेबसाइट बनाएगा, कोई किसी का कुछ क्वेरी होगा, किसी का कुछ होगा, तो बिल्कुल वहाँ पे फ्री है, हर बंदा पूछ सकता है। और जो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, जिसको वो बता सकता है, जिसको समझ में आता है बता सकता है। इससे दोनों का नॉलेज एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज गुड। और जब मुझे लगेगा कि जब कोई नहीं जवाब दे रहा, तो मैं तो मतलब रहता ही हूँ, मैं देख रहा हूँ सब लोग जवाब दे ही देते हैं, तो फिर कुछ ज़रूरत नहीं रहती है मेरी उसकी। दूसरा चीज़ होता है कि अभी मैंने जो आपसे बात बताई है, कि शुरू से मैंने आपसे बताई है कि जो प्रोग्राम बना रहा हूँ उसी प्रोग्राम को बनाना है, ठीक है? रही बात अगर ग्रुप में कोई प्रोग्राम बना के एक आध एक्स्ट्रा डाल भी दे रहा है, कहीं से भी अगर हमें कुछ प्रोग्राम मिल भी रहा है ना, तो हम प्रोग्राम बैठ के छापें, लिखें, उसको टाइप करें। टाइप करने से ना बहुत प्रैक्टिस होता है, मतलब मज़ा आता है प्रोग्राम लिखने से जी। अगर सपोज करो कोई लूप का ही प्रोग्राम है और कहीं मुझे दिख गया, तो मैं तो डेवलपर बनने जा रहा हूँ, मैं तो प्रोग्रामर बनने जा रहा हूँ ना। तो ज़रूर उस प्रोग्राम को हम बनाने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, ये अलग से कॉल क्यों कर रहे हैं भाई? एक मिनट, एक मिनट। सैमुअल शेख, अच्छा मुझे इसी में मर्ज कर लेना चाहिए था। शमसुल, शमसुल म्यूट कर लीजिए आप। देखिए जब आपका कॉल कट जाए तो वहाँ पे एक ज्वाइन का बटन आता है, उसी पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लिया करो दोबारा, वहाँ पे दिख जाएगा। नेटवर्क अगर आपका अच्छा होगा ना, तो वहाँ दोबारा ज्वाइन का बटन आ जाता है। आपको नहीं दिख रहा था क्या शमसुल? नहीं था। अच्छा अच्छा, हो सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। ठीक है। तो हाँ, मैं यही बता रहा था। देखो जब आप बिगिनर होते हैं तो कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जी आपको सारा चीज़ समझ में आएगा ही, कई चीज़ नहीं समझ में आएगा, आप नोट करके रखा करो। चलो मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा मान ले रहा हूँ, पहली बात तो बनाना नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लो कि हम खाली हैं तो बनाने की कोशिश करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि देखो आप डेवलपर बनने जा रहे हो, प्रोग्रामर बनने जा रहे हो, आप प्रोग्रामिंग का आपसे एक नाता जुड़ने जा रहा है। तो इस टाइप की पजल से, इस टाइप के प्रोग्राम बनाना आपका पैशन होना चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए, है ना? जैसे किसी भी अगर किसान कोई दिख जाए, कोई किसान कहीं पे कुछ अगर देख जाएगा कि यार ये इस तरह से खेत है यार, इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो तुरंत अपना उसमें कलाकारी शुरू कर देगा, वो तुरंत काम करना शुरू कर देगा जी, ये तो ऐसा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो ऐसा करना है। कोई साइकिल बनाने वाला आदमी है और ये साइकिल कहीं पे जा रहा है, वो अचानक खराब मिल जाए, तो या किसी का कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो तुरंत वो हेल्प करने के लिए तुरंत रेडी हो जाएगा जी, चलो इसका हेल्प कर देते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ है प्रोग्रामिंग में जी। प्रोग्राम बना रहे हैं आप, काम कर रहे हो, तो अचानक आपको कोई कुछ क्वेरी पूछता है, तो आप मतलब आपके अंदर खुद ही होना चाहिए जी, चलो मैं बताता हूँ,
मुझे नहीं भी आता है तो थोड़ा बहुत जितना भी आता है उतना मैं बताऊं। अच्छा नहीं आता है तो चलो हम कोशिश करते हैं। तो क्या है ना कि वो मतलब कुछ भी लिख के, जैसे मान लो कि वो प्रोग्राम है, उसको आपने अपना सिस्टम में बना लिया, उसको लिखना शुरू कर दिया, उस पर सिस्टम पे टाइप करना शुरू कर दिया, उसी को देख देख के बना लिया, चला लिया, एक बार समझा, दो बार समझा, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, उसको ऐसे लिख के रखो और नेक्स्ट डे या कभी मुझे पिंग कर दो कि सर ये इस टाइप की प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, तो इसके लिए क्या आप आगे बताओगे या मैं अभी आप अभी मुझे बता दोगे। तो अगर ऐसा होगा तो मैं आपसे बोल दूंगा नहीं जी ये टॉपिक आने वाला है, आगे मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो फिर उसी टाइम पे आपको मैं अलग से समझा दूंगा। तो उससे देखो कितना नॉलेज बढ़ा। अब कई बार ये ना हम खाली रहते हैं, तो खाली से अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो काम करते रहें। अच्छा दूसरी बात ये रही कि प्रोग्राम बनाने की बात, जैसे हमने लास्ट टाइम पे अभी क्या है जावा को रोबस्ट प्रूफ करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया था, स्कैनर से इनपुट लिया था, जिसमें मतलब फिर मैंने वो ट्राई कैच भी लगाया, मैंने कहा देखो इस तरह से रोबस्टनेस प्रूफ करा जा सकता है। तो उस टाइप के प्रोग्राम जब भी मैं आपको ऐसे आऊँ, अब धीरे धीरे अब आज मैं मेथड बनाने जा रहा हूँ, तो मेथड के प्रोग्राम, मेथड कैसे बनता है, कैसे कैसे हैंडल करते हैं, क्या कहानी होती है, इस तरह से अब मेथड का भी आगे करेंगे आप काम। तो इस तरह से जितने भी प्रोग्राम्स आएंगे ऐसे सब, हर प्रोग्राम का अपना एक टाइम आएगा जिसको हमें हमेशा बनाना ही रहेगा, है ना। तो आप लोग बनाइएगा, यही मुझे बताना था, यही मुझे कहना था। तो अगर छोटे प्रोग्राम में आ रहा है तो उसे बनाना है, बाकी नहीं। अब बाकी बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो, मैंने तो बता दिया इन शॉर्ट। हाँ जी, और क्या कहना चाह रहे हो रंजीत? सर मैं तो कुछ नहीं कहना चाह रहा। नहीं आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपकी बात काट दी थी ना, मैं ये कह रहा हूँ, या हो गया सारा आंसर मिल सर गया? मैं तो भूल गया क्या बोल रहा था मैं। मुझे लगता है कि आपने आप, जो भी दिक्कत दी सब सॉल्व किया, क्या बोलूं मैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आपको मिल गया होगा आंसर। लिख लिया करो, कॉपी पेन लेके बैठो, जब भी कोई क्वेश्चन पूछना हो। ऐसा होता है कई बारी कि आदमी भूल जाता है, लेकिन उसे लिख लेना चाहिए, क्वेश्चन आपको याद रहेगा। ठीक है, मतलब आप शायद यही पूछ रहे थे कि जी अब कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर क्या करें क्या ना करें, तो मैंने सारी चीज़ों का आंसर दिया आपको, सारा चीज़ मैंने बताया, तो इसीलिए हाँ सर, सब जितने हम्म, हाँ जितने भी सवाल थे सब सॉल्व हो गए। तो आपकी एक ही बात से तो फिर क्या पूछूं मैं आगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट, हेलो तो सर। यही चीज़ है। हाँ जी हाँ जी, पूछिए। हाँ सर, मैं भी यही कह रहा था कि जो आप पढ़ाते हैं ना सर, उससे रिलेटेड अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो काफी अच्छा रहता है, और उस चीज से अगर हम नई चीजें निकाल निकाल के सॉल्व करें हाँ तो बिगनर्स के लिए भी अच्छा रहेगा सर। नहीं ये बात बिल्कुल आपका सही है, लेकिन अगर कोई आगे थोड़ा बहुत, मैं इसके लिए भी कोई रोकूंगा नहीं, अगर कोई मान लो इधर उधर की दो चार बातें कुछ पूछ भी रहा है जिसको थोड़ा दिक्कत है, हाँ मतलब ऐसे नहीं फालतू नहीं, है ना, बट ज़रूरत है तब, रिक्वायरमेंट है तब, कोई काम कर रहा है तो ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन जिसको जैसी ज़रूरत है वो आप पूछे। और जिसको, और ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई क्वेश्चन उठा के ले आ रहे हैं फिर उसमें ग्रुप में आप पूछ रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चलता रहता है ना। कम से कम ये दो चार नहीं सर, मैसेजेस जो आते हैं उससे तो सवाल। अच्छा ही है ना। हाँ, ये विशेष वो विशेष, ये फोटो वो फोटो, जोक्स और मजाक वाले जो मैसेजेस हैं उनसे तो अच्छे हैं कि दो चार प्रोग्रामिंग वाले चल रहे हैं। चलो ठीक है, बाकी बातें बाद में करते हैं इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, अब हम पढ़ाई से रिलेटेड सर एक बात करते सवाल हैं। सर। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है कुछ सर इससे रिलेटेड? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, जी सर। सर सवाल ये था कि लोकल वेरिएबल सर मेथड के अंदर होते हैं, और सर ये इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्यों नहीं होती? अगर कोई रीजन पूछे तो उसका हम कैसे जवाब देंगे? लोकल वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्यों नहीं होती है? अम, देखो स्पेसिफिक ऐसा कुछ रीज़न नहीं है, रूल बना के इन्होंने दिया हुआ है। स्पेसिफिक रीज़न क्या हो सकता है लोकल वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है? क्योंकि बाकी जो वेरिएबल जैसे इंस्टेंस वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है, तो इंस्टेंस वेरिएबल को भी जब हम बनाते हैं तो उनके लिए कहीं न कहीं ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट बनाते तो मेमोरी एलोकेट हो जाती है, उस मेमोरी से उसको वैल्यू मिल जाती है। हाँ, मतलब लोकल का रिलेशन मतलब किसी उससे नहीं होता है, ये बिना किसी, कह सकते हो ऐसे समझ लो कि जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, वो किसी न किसी मेमोरी से रिलेटेड होते हैं। मेमोरी से ये भी रिलेटेड होता है, कहीं न कहीं ये भी स्टैक से रिलेटेड होता है, लेकिन ये प्रोग्राम के लोड होते ही मेमोरी में इसको मेमोरी मिल जाती है। तो अब जब ये इसको मेमोरी मिल गई, मतलब इंस्टेंस और स्टैटिक को तो मेमोरी मिल जाती है,
मेमोरी तब मिलती है जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सॉरी। लेकिन जो हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं उनको मेमोरी क्लास लोडिंग टाइम पे अपने आप मिल जाती है, उनके लिए कोई ऑब्जेक्ट कोई इंस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस केस में अगर कोई लोकल वेरिएबल किसी ने बना दिया, फॉर एग्जांपल मैंने कोई लोकल वेरिएबल बना दिया और चूंकि उसको तो मेमोरी मिल चुकी है, अब उसको मेमोरी अलग से देने की ज़रूरत है नहीं और आप प्रिंट करने चले गए, तो फिर आपको वैल्यू क्या प्रिंट होके आएगी? तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस केस में उन्होंने हटा दिया। अब क्यों हटा दिया यार इसका कोई स्पेसिफिक क्या मतलब हो सकता है? चलो कोई आता है तो मैं देखता हूँ। जी सर, ये बताइएगा, मुझे काफी कंफ्यूजिंग है, इसको डिफाइन नहीं करने में मतलब काफी वैसे डिफिकल्टी होती देखा है। जाए तो रूल ही है, एक तरह से रूल है। कंपाइलर जो बनाने वाले लोग हैं उन्होंने ऐसा बना दिया कि कंपाइलर में डिज़ाइन करके दे दिया कि जो लोकल वेरिएबल हैं उसको यूज़ करने से पहले उसको इनिशियलाइज करिए। यूज करने से पहले उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं आप। अच्छा एक चीज़ और ठीक होता है है, सर। एक चीज़ और होता है, जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। जैसे आप क्लास लेवल पे कोई इंस्टेंस वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल बनाते हो तो उसको डिक्लेयर इनिशियलाइज 2 स्टेप में नहीं कर पाते हो आप। कि जैसे मान लो कि एक बार डिक्लेयर कर दिया, एक बार इनिशियलाइज कर दिया, वो 2 स्टेप में नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ आपने कभी देखा है ऐसे? जैसे आपने इंट एक्स वेरिएबल लिया है ना, डिक्लेयर यहाँ कर दिया और फिर इसको इनिशियलाइज करने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। ऐसा देखा आपने कभी? नो सर, नहीं सर, ऐसा नहीं देखा। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसा आप करते हो ना कभी, इंस्टेंस वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल जो ऐसा बनाते हो 2 स्टेप में ऐसे इनिशियलाइज और डिक्लेयर करो, डिक्लेयर इनिशियलाइज करोगे तो आपको एरर आ जाता है ना? ये देखिए कंपाइल करा तो ये एरर आ गया कि दिस वेरिएबल कैन नॉट बी डू लाइक दिस, है ना? आप डिक्लेयर इनिशियलाइज ऐसे 2 स्टेप में नहीं कर सकते हो। तो कहाँ कर सकते हो? कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए या तो आपको कंस्ट्रक्टर का सहारा लेना पड़ता है या तो यूनिट ब्लॉक का सहारा लेना पड़ता है, उसके थ्रू ये इनिशियलाइज हो जाता है 2 स्टेप में। और वो कंस्ट्रक्टर वगैरह और सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट पे ही चलती हैं, ठीक है? तो अब ये सेम चीज़ जो है अगर यहाँ से कट करके मैं लोकल पे ला दूँ तो ये चल जाता है, लोकल में चल जाता है। डिक्लेयर और इनिशियलाइज इसे 2 स्टेप में आप कर सकते हो। ये भी एक पॉइंट है कि ये क्लास लेवल पे क्यों नहीं चलता, मतलब इंस्टेंस के केस में नहीं चलता है, लोकल के केस में कैसे चल जाता है? अगर लोकल वेरिएबल आप बना रहे हो तो ऐसे आप डिक्लेयर और इनिशियलाइज 2 स्टेप में कर सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पे तो कोई मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो है नहीं, ऊपर वाले की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और वो अब जावा जो है क्लास में कोई लॉजिक लिखना अलाउ नहीं करता है। वो नहीं कहता कि जी आप कोई भी लॉजिक जो है क्लास के अंदर लिखिए। अगर आपको कोई लॉजिक लिखना है तो मेथड के इनसाइड ही लिखिए और मेथड के ही अंदर लिखिए। तो अब वो चूँकि इनिशियलाइजेशन एक कहीं न कहीं बिज़नेस लॉजिक हो गया, वो बिज़नेस लॉजिक आप मेथड में ही लिख सकते हो, तो इसलिए वो मेथड में ही अलाउ करते हैं। तो लोकल वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल से रिलेटेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, कि लोकल वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल 2 स्टेप में डिक्लेयर इनिशियलाइज नहीं हो सकता, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल नहीं हो सकता, लोकल वेरिएबल हो सकता है, राइट? ठीक है, बाकी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्यों नहीं होती है इस पे देखूंगा और कुछ पॉइंट मिलता है तो ज़रूर आपको समझाऊंगा, है ना? कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्यों गायब करा दी गई, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्यों नहीं होती होगी। हाँ, यस 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 यस, याद आया मुझे। समय इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्यों नहीं होता है, अब समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अभी एक छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया मुझे, तो मैं आपको ज़रूर अभी बताने की कोशिश करूँगा इसे। देखिए, होता क्या है कि ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है ये डालता कौन है? इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है वो डालता कौन है? वो डालता है कंस्ट्रक्टर। कौन डालता है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज़ करता है, कंस्ट्रक्टर का काम होता है इनिशियलाइज़ेशन करना। तो समरूद आवाज़ आ रही है मेरी आपको? सुनाई दे रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के बारे में अगर आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये देखिए अगर आप क्लास में जावा में कोई भी चीज़ नहीं बनाते हो, कुछ भी नहीं, ना डेटा, ना मेथड, ना कुछ भी नहीं बनाते हो, तो कंपाइल टाइम पे कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है। ये बात आपको पता है?
ये बात पता है ना आपको? कंपाइलर कंपाइल टाइम पे कंसिडर ऐड कर देता है। जी जी सर। ठीक है, इसको डीकंपाइल करके देखा जा सकता है, जावा पी करके क्लास में डीकंपाइल करके देखा जा सकता है, ये कंसिडर होता है। अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं कंसिडर, अभी प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, बताऊंगा आगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कंसिडर होता है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर जो चलता है कंपाइल टाइम पे कंपाइलर दे देता है कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर का काम होता ही वैल्यू को इनिशियलाइज करना। तो कहीं ना कहीं जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करने का काम ये कंसिडर करता है। लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का काम तो ये कंसिडर करता नहीं है, इसलिए कंसिडर की वो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं हो पाती है। समझे? तो डिफॉल्ट वैल्यू कोई ना कोई देता है, कौन सप्लाई करता है? कंसिडर करता है, इनिशियलाइजर करता है। तो वो इनिशियलाइजर इंस्टेंस और स्टैटिक के केस में चलते हैं, लोकल के केस में नहीं चलते हैं, है ना? तो ये इसका रीजन है। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ या नहीं समझ में आया अभी? सर ये रिपीट कीजिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू कौन देता है, कहाँ से आता है ना? या स्टैटिक वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू कौन देता है? तो दोनों का आंसर सुनिए। स्टैटिक वेरिएबल को की डिफॉल्ट वैल्यू को देने के लिए स्टैटिक ब्लॉक यूज होता है, और इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए कंसिडर यूज होता है। तो कंसिडर कंपाइल टाइम पे कंपाइलर दे देता है ना? कंसिडर के थ्रू वो डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है। आपको डीकंपाइल के टाइम पे तो कंसिडर दिख जाता है, बट वो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दिखती है। तो चूंकि वो जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वो इंस्टेंस और स्टैटिक के केस में कंसिडर के थ्रू आ जाते हैं, लोकल वेरिएबल के केस में नहीं आ पाते हैं वो। मतलब सिंपल सा आंसर है कि डिफॉल्ट वैल्यू देता कौन है? कंसिडर देता है। इंस्टेंस के केस में कंसिडर देता है, स्टैटिक के केस में स्टैटिक ब्लॉक देता है। अच्छा, कंसिडर से भी पहले एक टर्म चलता है जिसका नाम है इनिशियलाइजर, जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा, सारा चीज आगे पढ़ाऊंगा। इनिशियलाइजर मतलब इनिट ब्लॉक। तो अगर देखा जाए तो इनिशियलाइजर होता है, कंसिडर से भी ऊपर एक पहले चलता है, एक स्टेप आगे होता है इनिशियलाइजर। इनिशियलाइजर के माध्यम से इस पे वैल्यू जाती है, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू जाती है ना? तो वो इनिशियलाइजर्स नॉन स्टैटिक डेटा को इनिशियलाइज कर देता है इनिट ब्लॉक, और स्टैटिक डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक ब्लॉक यूज होता है, और नॉन स्टैटिक को इनिशियलाइज करने के लिए इनिट ब्लॉक यूज होता है ना? तो स्टैटिक के केस में वो नहीं चलता, सॉरी लोकल के केस में वो नहीं चलता, इसलिए लोकल की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। बात समझ में आई? एक मिनट। हाँ जी, क्या कह रहे हो? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है भाई? एक बात बताइए समरोज, जो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं या स्टैटिक वेरिएबल हम बनाते हैं, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू कोई ना कोई देता तो भी तो होगा, कौन देता होगा? सर स्टैटिक और इंस्टेंस का तो पता है कि वो स्टैटिक के केस में स्टैटिक ब्लॉक जो है इनिशियलाइज करता है, ठीक है, और जो है नॉन स्टैटिक के केस में हमारा इनिट ब्लॉक या जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है बस वो दे देता बट है। सर ये तो वो डिफॉल्ट कंसिडर दे हाँ देता है और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है। लेकिन लोकल के केस में उनकी उनकी ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि लोकल वेरिएबल को तो मेमोरी, वही मैं बता रहा था ना, लोकल वेरिएबल को तो मेमोरी क्लास लोडिंग टाइम पे अपने आप मिल जाती है, उनको तो मेमोरी की ज़रूरत है ही नहीं। वो बिना मेमोरी एलोकेशन, मतलब मेमोरी की ज़रूरत तो होती है, सॉरी, मतलब उनको मेमोरी एलोकेशन के लिए हमें कोई ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट बनाना है या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, उनको क्लास लोडिंग टाइम पे अपने आप मेमोरी मिल जाती है इनसाइड द स्टैक एरिया। समझ रहे हो ना? हम ये कह सकते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और जो है स्टैटिक ब्लॉक जो होता है उसकी अप्रोच जो है वो लोकल जो है मेथड के इनसाइड तक नहीं होती, इस वजह से जो हमारे मतलब मेथड मेथड की के इनसाइड नहीं वेरिएबल्स होती है, हैं लोकल वेरिएबल के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता है। लोकल वेरिएबल का रिलेशन जो है ऑब्जेक्ट से भी नहीं होता और ना ही कंस्ट्रक्टर से होता है, तो इसलिए वो उस पर जी सर। एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं हो पाती है। उसका स्कोप विद इन द मेथड होता है, सर मेथड की बाउंड्री पे वो उसका टेक केयर मेथड ही करता है। जी सर, ये आंसर समझ में आ रहा है आपका कि उनकी अप्रोच जो है वो मेथड तक नहीं होती, तो इस वजह से हमें उसे जो है इनिशियलाइज करना लाजमी होता है हमारे लिए। यस 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 यस। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो